दिस इज अभिनव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 12 की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग सारा एक एनसीईआरटी पे बेस्ड नोट्स देखने वाले हैं, सारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसकी पूरे एक्सरसाइज और इस पूरे चैप्टर में आखिर 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हम लोग सारे इकट्ठा एक बार में करने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर के बीच बीच में आपको मिलते जाएगी, जैसे एक टॉपिक खत्म हो गया आप उस पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिल जाएगी। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। हे वेलकम बैक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपको ना मैं बताना चाहूँगा कि किस पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पे। बोर्ड एग्जाम में टोटल 70 मार्क्स की आपकी क्वेश्चंस आएगी। 70 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। उस 70 मार्क्स को डिवीज़न किया गया 1 मार्क्स के टोटल आपको 14 क्वेश्चंस मिलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 रहेगी जो ईच 4 मार्क्स की होती है। शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स की 9 क्वेश्चन रहेगी। 3 मार्क्स की आपको 5 एंड 5 मार्क्स की आपको 3 रहेगी। तो टोटल आपको 70 मार्क्स ये इकट्ठा करके आपको मिल जाएगी। और चैप्टर 1, 2 एंड 3 तीनों चैप्टर इंक्लूड करके आपको 16 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछी जाती है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक हिसाब से अगर समझा जाए तो। पहला पार्ट क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ये पहला टॉपिक में हम लोग को कुछ ये पॉइंट्स कवर करने हैं। करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें से जो टॉपिक ओमिटेड है जैसे रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस में नहीं आने वाली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्रिचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड क्रिचॉफ्स लॉ। जैसे 2 बैटरी को एक साथ कनेक्ट कर दिए, एक कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ सर्किट मिल गया तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये कौन बताता है? क्रिचॉफ्स लॉ। तो इसमें हमें इतने सारे टॉपिक्स हमें दिखने होंगे। ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। और पार्ट 3 में जिसे मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। इसमें बेसिकली आपको क्या है, पोटेंशियोमीटर और उसके 3 यूजेस अलग अलग। तो ये टोटल पूरा चैप्टर का ओवरव्यू हुआ। तो हम लोग पार्ट 1 में फर्स्ट पार्ट में ये लाइन में हम लोग पूरा आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड एंड लास्टली हम लोग थर्ड के बाद एमसीक्यू एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। करंट होती क्या है? किसी भी एक अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, एक वायर का, जिससे ना करंट फ्लो होती है, जो घर का जो बिजली वाला वायर है उसको हम लोग एक लेके आए, जैसे इस पेन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक वायर। इससे जैसे एक चार्ज फ्लो हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जैसे इस एरिया को, मतलब ये जो एरिया हो गया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बीच से भी काट देंगे तो वहाँ पे हम लोग को जो एरिया मिलेगा उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले। तो एक यूनिट टाइम में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना यहाँ से यहाँ पार हो रही है, फिर से कितना नंबर ऑफ चार्ज इधर से इधर को पार हुई। ये मेरे जो फिंगर है ना, ये एरिया अगर मैंने इसे बता दिया है तो इस साइड से इस साइड कितनी नंबर ऑफ चार्जेस वहाँ से पार हुई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब बहुत सारे बुक में चाहे आप लोग ना इसे फ्लो भी समझ सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ एरिया टू द अदर पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, एक बार इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। वापस से मैं एक बार आपको बताता हूँ। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में कोई एक गिवन एरिया से चार्जेस अगर पास हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन को बोले इस साइड से इस साइड कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर ए। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अभी तक तो आप लोग को पता ही होगा। स्केलर जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर में जिसमें दोनों होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो करंट में तो सर एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आप लोग को पूछना चाहिए दिमाग से कि अगर एक बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अब हमारी करंट जा रही है। ठीक है, और हमें अगर पता है कि ये 2 एम्पियर करंट है तो हमें तो मैग्नीट्यूड भी पता है, मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर्स हो गया। और डायरेक्शन ऑफ करंट तो हमें पता ही पता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। तो सर ये वेक्टर होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे आप सही बोल रहे हो, एक बार के लिए मैं मान भी लो यहाँ पे वेक्टर है। लेकिन एक और केस स्टडी करते हैं। एक वायर से अगर कोई करंट जा रही है जो 3 भाग में बढ़ जाए, देखो कोई ज़रूरी नहीं 3, 2 या 2 से अधिक, n नंबर में भी हम लोग इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ से जो करंट आई तो यहाँ से हो गया I1, सिमिलरली I2 एंड I3। तो अगर हम लोग I को बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3।
तो अगर ये वेक्टर होता तो हम लोग इसको कैसे ऐड करते, वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला लॉ लगाते, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल चलता। लेकिन ये तो डायरेक्ट सम किया जा रहा है। डायरेक्ट सम किस पे करते हैं, स्केलर पे करते हैं, ठीक है। इसी के लिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके बाद अगर हम लोग इसे डेप्थ में एक बार जाके समझने की कोशिश करें तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो जिगजैग पैटर्न में होता है, जो हमें बस इस टॉपिक के बाद समझना है। तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब क्योंकि हमें करंट समझ में आ गया, करंट में एक पॉइंट मिला I = Q/T, जहाँ पे Q क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज। तो चार्ज क्या होती है, चार्ज क्या होती है ये देखो, किसी भी एक बॉडी में, जैसे मेरा हाथ ले लो, इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने अपने हाथों पे रख दिया, ठीक है। चलो इसे अगर एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंटेशन ले लिया जाए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसे रख दिया इस पर, और तुम मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए इस हाथ पे या फिर इस बॉक्स में। तो देखो कैसे करेंगे, बेसिक अगर मैथ्स लगाया जाए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितना हो जाएगा, इंटू 2। 10 इलेक्ट्रॉन्स में कितना हो जाएगा, कितना सिंपल, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा इस बॉक्स में कितना चार्ज है। तो सिमिलरली चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज जिसको हम लोग Q से डिनोट कर रहे हैं, = N × E। ये N क्या है, N हो गया हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो भी हो जाए, ठीक है। एंड E क्या हो गया, E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो अब चार्ज क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। और एक प्रोटॉन अगर हम लोग लेके आए तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स्ड है। एक इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर उठा के देख रहे हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक प्रोटॉन तो सेम। तो उसी प्रकार अगर कहीं पे प्रोटॉन 10 रखी हुई तो प्लस आएगी, इलेक्ट्रॉन 10 रखी हुई तो माइनस आएगी। मतलब हमारा ऊपर का जो आंसर था, यहाँ पे हम लोग को एक माइनस साइन लगा देना था, क्योंकि वो एक नेगेटिवली चार्ज थी। तो चार्ज हम लोग को समझ में आया, 2 फार्मूला मिल गया हमें। तो फार्मूला नंबर 1 ये था। अब फार्मूला नंबर 2, Q = N × E, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। करंट के बाद हमें अगला जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, वो हो रहा है करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो अब चार्ज अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, अभी हम लोग क्या बोले, एक पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम में, मतलब किसी एक लाइन से कितने नंबर ऑफ चार्ज जा रही है 1 सेकेंड में, उसे हम लोग क्या बोले, करंट। अब हम बोले ना कि उस करंट को डिवाइड कर दो उस पर्टिकुलर एरिया से, मतलब एक एरिया से कितना नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी, सिंपल। तो करंट डेंसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो ये करंट मतलब I, जो भी हम लोग समझ चुके, पर यूनिट एरिया, मतलब एक गिवन एरिया से कितना करंट पार हो रही है, उसे हम लोग को बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसे डिनोट किया जाता है J से, इसको J से डिनोट किया जाता है, J फॉर जोकर। अब देखो अगर करंट डेंसिटी को J बोला जा रहा है, J = क्या बोलेंगे, I/A। I क्या हो गया, करंट, तो करंट का क्या होता है यूनिट, एम्पियर, और A हो गया एरिया, तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का कितना हो गया, SI यूनिट एरिया अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में सारे क्वांटिटी का एटलीस्ट यूनिट तो पता ही होना चाहिए, और स्केलर है या वेक्टर है। उसका रीज़न क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि करंट क्या है, स्केलर है वेक्टर है, करंट डेंसिटी क्या है, स्केलर है वेक्टर है, उसका यूनिट क्या है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के एंड में जरूर से उसका यूनिट लिखेंगे, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजिंग सा टर्म मिलेगा कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी सर आप तो बोले कि करंट स्केलर क्वांटिटी, अब आप बोल रहे हैं करंट वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें डिफाइन किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया से वो पार हो रहा है। जैसे इसको हम लोग अगर समझे डिटेल पे, देखो अगर ये कोई एक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और कोई एरिया अगर स्लैंटेड फिगर में रखा हुआ है, जैसे कुछ ये करंट हमारा जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, किसी भी एक सरफेस का परपेंडिकुलर जो होता है उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग डेल्टा S बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर, और ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एंगल हो गया हमारा थीटा,
इस सरफेस को अगर हम लोग तोड़ के अगर इसके परपेंडिकुलर लेके आए, परपेंडिकुलर मीन्स अगर कुछ इसे ऐसे करना होगा, अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हम लोग कितना हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग को करना पड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस साइन थीटा। अब देखो, अगर कोई एक लाइन ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, हमारा कुछ एरिया ये है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ही मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कटेंगे, इसको समझो। अगर ये स्लैंटेड, अगर मान लो इतने सारे ऐसे जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा कम कट रहा है, मतलब ऊपर से पार हो जा रहा है, इसी के लिए इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री रखा जाता है। तो 90 डिग्री करने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा कर देंगे पूरा का पूरा ऐसे तो कुछ इसमें टकराएगा ही नहीं, इसी के लिए साइन थीटा नहीं लिया जा रहा है, उसमें कॉस थीटा लिया जा रहा है। एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल हो जाएगा करंट के। तो देखो, जब हम लोग का एरिया वेक्टर कुछ पैरेलल टू करंट का डायरेक्शन अगर लेते हैं, देखो ये ब्लैक लाइन अगर पूरा करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की ओर हो गया, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया। पैरेलल जब होगा तभी सबसे ज़्यादा उससे करंट फ्लो होगा। तो J इक्वल टू आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा हम लोग एक फॉर्मूला बोल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा, जैसे देखो कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच में कितना एंगल है, देखो एरिया वेक्टर ये है और करंट ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 1, तो J इक्वल टू आई बाई डेल्टा एस ही बचेगा, आई बाई डेल्टा एस। तो एक्चुअल में फॉर्मूला यही है, लेकिन उसमें ना कॉस थीटा हिडन था, हम लोग वो चीज़ समझे, ठीक है। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये करंट डेंसिटी और करंट पे रिलेटेड क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन एपर्चर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, गिवन करेंगे इसको, एरिया कितना हो गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, हैज़ अ टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो एन हम लोग दे देंगे 6 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, गोज थ्रू एनी परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दिया है परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एरिया हो गया इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड, फाइंड द करंट, तो टाइम हम लोग को मिल गया 1 सेकेंड। करंट का क्या फॉर्मूला है, सॉल्यूशन I इक्वल टू क्यू टाइम्स टी, ठीक, और Q क्या बोलता है, एन ई बाई टी। n कितना है, देखो 6 इंटू 10⁻16, 6 इंटू 10⁻16, E कितना दिया हुआ है, नहीं दिया रहता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10⁻16 और यहाँ पे 10⁻19, तो ये कितना बचा 10⁻3, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, 16, 6 6 या 36, 6 1 6, 96, मतलब 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया हमारा करंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, करंट डेंसिटी। अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू आई बाई ए। आई हम लोग अभी जस्ट निकाल के लेके आए 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग को दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, क्यों ऐसा, क्योंकि SI यूनिट में हम लोग को चलना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक। तो 9.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻6, ये -3 है तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आंसर। बहुत सिंपल सा है। तो इसी प्रकार के 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन पे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। दो हमारे पास फॉर्मूला है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एन ई, और एक तीसरा हमारा करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए। तो इस तीनों पे ये देखो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन पे। इसके बाद हम लोग को देखना है थर्मोनिक एमिशन, ये क्या होता है। देखो कभी भी कोई एक मेटल को, अगर ये एक मेटल है
मेटल को हम लोग सुपर हॉट कर देंगे तो क्या होती है, ग्लो करती है। तो जो ग्लो करती है तो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोनिक एमिशन। क्या बोलता है, द प्रोसेस बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन एक्सट्रीम हीट एनर्जी इज अप्लाइड। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो मेटल हमारा ग्लो करने लगता है। तो जब मेटल ग्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन ऑकर्स इन मेटल दैट आर हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे नीचे वाले पिक में हम लोग देख पा रहे हैं, एक मेटल जो सेंट्रली प्लेस्ड है उसे बहुत ज़्यादा हीट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद वो ग्लो कर रही है और इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रही है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटी सी टॉपिक थी, 1 मार्क्स की क्वेश्चन जरूर बन सकती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, ड्रिफ्ट मतलब कुछ को घिसटना, और उसका घिसटने का स्पीड, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग एक वायर को जूम करके देखें तो क्या क्या चीज़ दिखता है, पहले उसे हम लोग समझते हैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए। देखो, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड होती है, ये कोई मेटल है, मान लो कॉपर वायर, घर का तार को हम लोग खोल के स्प्रेड आउट करके उसको माइक्रोस्कोप में जूम करके देख रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज ऐसा हम लोग को पूरे स्प्रेड हुए दिखेगा चारों तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, LATTICE, लैटिस। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, अगर मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन से अगर यहाँ से इधर गया तो इस पर स्ट्राइक किया, टकराया टकराया, फिर इस पर आया, इससे फिर इसमें टकराया, फिर इधर टकराया, फिर हो सकता है ऊपर टकराया, ऊपर टकराने के बाद नीचे आ गया, तो ऐसे ही जिगजैग करते हुए आगे मूव करता है। उसका एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं होता है, वापस से मैं बता रहा हूँ। और इसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, कितने स्लो, मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव करती है, मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 मिलीमीटर मतलब नाखून के बराबर, मतलब 1 सेकेंड में एक नाखून के बराबर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जिगजैग पैटर्न से जो मूवमेंट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, देखो इसको समझते हैं। क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही, लेकिन उसको जूम करके देखेंगे तो द रिमेनिंग मटेरियल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली हेवी पॉजिटिव आयंस व्हिच इज नोन एज लैटिस। ये पॉजिटिव आयंस जो होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी भारी होती है, भारी मतलब वजन में ज़्यादा वजन होती है। तो ये लैटिस मतलब पॉजिटिव चार्ज के कलेक्शन को लैटिस बोला जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी है। अब इलेक्ट्रॉन से हैवी है तो इलेक्ट्रॉन उसको पुश करेगा तो वापस किसको धक्का लगेगा, वापस इलेक्ट्रॉन को लगेगा। जैसे मैं जाके दीवार में खुद बजड़ा जाऊँ, मैं आप दीवार को जाके धक्का दूँ, पुश करूँ, किसे धक्का लगेगा, मुझे ही लगेगा ज़्यादा चोट। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। वैसे इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम है, बहुत हल्का है, उसे अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज पे पुश करेंगे, थ्रो करेंगे, जैसे दीवार पे थ्रो करें तो वहाँ से बाउंस बैक ही होना है। वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्स ईच अदर। These ions किसके बारे में बोल रहा है, पॉजिटिव चार्ज keeps on vibrating about their mean position. Its vibrating amplitude depends on its temperature. देखो, ये लैटिस जो पॉजिटिवली चार्ज है ये अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे, या ऊपर नीचे जैसे उनको मन करो वाइब्रेट कर रही है। लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, इस वायर को जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसे अगर हम लोग एक आग के ऊपर रख दिए और इसका ना टेम्परेचर हम लोग मेटल का बढ़ा दिए, तो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगी या फिर कम दूर तक। तो ये जो वाइब्रेशन है टेम्परेचर पे आपके डिपेंडेंट है। अब देखो क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली एंड कोलाइड्स विथ लैटिस। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो रैंडम ही है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन है नहीं। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस आफ्टर एवरी कॉलिजन, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके, जो ऑरेंज कलर से मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है। अब देखो, जब इसमें एक एक्सटर्नल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, कुछ राइट से लेफ्ट की ओर, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगर अप्लाई कर दिए तो इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा ना, इससे कंपेल करेगा और आगे बढ़ने में, ठीक। देखो, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट, ये OPPT है, ठीक है, ऑपोजिट है ये वाला टर्म, OPPT, opposite to the direction of electric field, and in that process collides with the lattice, and thus the path, and यहाँ पे thus the path of the electron is zigzag, ठीक है। अब इसको ना NCERT का एक पिक से समझते हैं।
ये एनसीईआरटी के बुक में होगा, आपको मिल जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन कुछ पॉइंट ए से स्टार्ट किया, जाके यहाँ पे पॉइंट बी पे कोलाइड किया, यहाँ पे सी पे अगेन एक कॉलिजन हुआ। किससे कॉलिजन हो रहा है? लैटिस से। डी ई एफ जी एंड फाइनली मान के चलो एच पॉइंट पे पहुँच गया, जिसको किताब में बी लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो अप्लाई हो रहा है राइट से लेफ्ट की ओर अप्लाई हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसे पहुंचना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन से ना ये पहुंच जा रहा है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ ना, यही हो गया इसका एक्चुअल ड्रिफ्ट, कि वो उतना दूरी एक्स्ट्रा मूव कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण। तो ये पूरा इतना लंबा कहानी सुनने का टेक अवे क्या था कि ये कंडक्टर में अंदर लैटिस होता है जो कि एकदम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, वो एकदम जिग जैग पैटर्न में मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये तो हुआ एक डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ज़्यादा डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं डेरिवेशन इसकी। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो सबसे पहले तो हम लोग इसका एक सिंपल सा चीज़ समझते हैं। एक्सीलरेशन क्या होती है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यही है, बचपन से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वी बाई टी। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल के लाए v इक्वल टू ए टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब सिंस हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन्स का कैसे हो गया? देखो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। यही हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन। हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन का टर्म डालना है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास हो गया। अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन है, इसमें अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उस पर जो चार्ज है, यही चीज़ लग रहा होगा उस पर फोर्स। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एक्सीलरेशन मिल गया। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं वी डी के बाद। वी डी इज इक्वल टू ई स्मॉल ई बाई एम और टी। अब देखो हम लोग को ना एवरेज कॉलिजन निकालना है। जैसे यहाँ से जाके ये टकराया 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 ऐसे करते हैं। अगर ये जिगजैग पैटर्न में आगे मूव कर रहा है, तो हमको ये पैटर्न का ना कब किससे टकराना मतलब नहीं, एक एवरेज टाइम ले लेना है कि पहला से दूसरा टकराने में इतना टाइम लगा, दूसरा से तीसरा में भी उतना ही टाइम लगा, मतलब एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टाउ। ये टाउ क्या हो गया? एवरेज कॉलिजन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग इतना सारा तो टर्म्स लिख दिए। वेर ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ हो गया एवरेज कॉलिजन टाइम। टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये एक छोटा सा डेरिवेशन एकदम बहुत ही सिंपल सा। वी डी इज इक्वल टू मतलब वी इक्वल टू ए टी वाला जो हम लोग फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, बस हो गया वी डी। अब ये तो हुआ एक डेरिवेशन। इसके अलावा हम लोग को एक और देखना है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो इसे बताने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझाना होगा। एक अगर वायर है, इलेक्ट्रॉन उधर मूव हो रहा है, इसका वेलोसिटी हो गया वी डी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक छोटा सा टाइम में? तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है? वी डी, और टाइम हो रहा है डेल्टा टी।
तो इससे कुछ दूरी ट्रैवल हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डेल्टा टी। यहाँ समझने में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ दिक्कत है आपसे, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहें, यहाँ से जितना दूर ये मूव किया, एक वायर है मान लो, इसका कोई एक क्रॉस सेक्शनल फिक्स्ड है जो कि ए है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ, ये वाला जो लेंथ इनटू एरिया कर सकते हैं, एक एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एरिया, इसको हम लंबा कर दिया लेंथ में, तो वॉल्यूम मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम लोग वायर पूछे तो वी डी डेल्टा टी, ये तो एक फिक्स्ड हो गया, इनटू एरिया, ये चीज़ समझ में आ रहा है। किसी भी एक कोन का एरिया निकालते हैं तो बेस का सर्कल इनटू हाइट, वही चीज़ की है। अब देखो, अगर ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया वायर के बारे में। इफ़ एन एक हम लोग टर्म लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो इस वायर में अगर ये कोई क्रॉस सेक्शनल लेते तो लेकिन फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पूरा वॉल्यूम में हमारा करंट मूव कर रहा है, पूरा वॉल्यूम, इसी के लिए पर यूनिट वॉल्यूम लिए। और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो n पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इस पूरा वॉल्यूम में n एक छोटा सा वॉल्यूम का है कि इस छोटे से वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे वॉल्यूम में n इंटू पूरा वॉल्यूम, सिंपल सा है। तो देखो क्या हो जाएगा, n इंटू पूरा वॉल्यूम। अब पूरा वॉल्यूम तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, वी डी डेल्टा टी ए, ठीक है। अब टोटल चार्ज, ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरा वायर पे। अब टोटल चार्ज हम लोग निकालेंगे तो चार्ज इज इक्वल टू एन ई हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को दिया हुआ है इनटू उसको ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन वी डी डेल्टा टी ए इंटू स्मॉल ई, ये हो गया हम लोग का चार्ज। और करंट अगर हम लोग निकालेंगे तो Q बाई टी, तो Q हम लोग को ऊपर निकल गया, एन वी डी डेल्टा टी ए ई बाई डेल्टा टी स्मॉल टाइम के लिए, तो ये हम लोग को करंट का फॉर्मूला मिल गया। करंट डेंसिटी का करेंगे तो I बाई ए, देखो एकदम एक बाई एक स्टेप में, बहुत सिंपल, एन वी डी ए ई बाई एरिया ए, तो ये कट गया, तो जे हम लोग को क्या मिल गया, एन ई वी डी। देखो स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहला हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, टोटल चार्ज निकाल लिए, करंट निकाल लिए, करंट डेंसिटी निकाल दिए, छोटा छोटा फॉर्मूला को यूज़ करके ये डेरिवेशन हम लोग तैयार किए। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड बहुत बार पूछा गया है, इसी के लिए इसका डेरिवेशन में यहाँ पे आपको समझा दिया। अब J इक्वल टू एन ई वी डी, इसको ना याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेरिवेशन पूछे ना पूछे, इससे आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, देखो ये CBSE का प्रीवियस ईयर का ये एक न्यूमेरिकल है, 2014 में पूछा गया था। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर। तो देखो हम लोग को क्या बोल रहा है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एक तो निकालने बोला, VD निकालो दोस्तों, दूसरा क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है एक वायर का। कैरिंग ए करंट कितना कैरी कर रही, 1.5 एम्पियर। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज, मतलब n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है, 9 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान हो जाएगा, जिसे फॉर्मूला याद होगा वो तो तुरंत कर लेगा। J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए, आई क्या हो गया, Q बाई टी इंटू ए। अब हम लोग को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, अच्छा डायरेक्ट तो करंट ही दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। J इक्वल टू एन ई वी डी, यही हम लोग को निकाले। अब वी डी अगर हम लोग इधर रख रहे हैं तो J बाई एन ई हम लोग कर सकते हैं सीधा, इक्वल टू वी डी। अब J क्या हो गया,
आई बाई ए, तो आई बाई ए एन ई इक्वल टू वी डी। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला रेडी हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, वी डी इक्वल टू आई बाई ए एन ई। सारा डेटा पुट करते जाओ गिवन से। करंट कितना दिया हुआ है 1.5 एम्पियर पुट कर दिए। एरिया कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻28। और लास्टली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो सॉल्यूशन तो हमारे इस क्वेश्चन का यहीं पे हो गया। कितना टाइम लगा, हार्डली 1 मिनट, ठीक है। लेकिन जब आप रेडी हो जाओगे तो और फास्ट कर पाओगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हो चुका। अब हम लोग को बस मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। अब मैथमेटिक्स अप्लाई करने में भी जो गलत करेगा तो उसके लिए तो आपको मैथ्स टीचर को पकड़ना पड़ेगा। चलो देखो कैसे सॉल्व होता है। हाँ, तो ऊपर 1.5 हम रख दिए, नीचे पहले सारा पावर वाला टर्म को पकड़ते हैं। 10⁻⁻7, 28 और -19। तो 19 और 28 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना बचेगा 10⁻+9। क्यों हुआ +9? देखो 10⁻28 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया 10⁻28 -19। तो 19 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो हम लोग को 28 मिल जाएगा। तो इसीलिए 10⁻9 बचा। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये दोनों टर्म्स हमारा हट गया। अब यहाँ पे 10⁻7 लिखा हुआ, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 10⁻2 बचेगा। तो देखो कितना छोटा हो गया, 1.5/9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻2। अब ये डॉट डॉट हम लोग हटा दिए। अब हम लोग का सिंपल बचा 15 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16 इंटू 10⁻2। तो 15 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 15 0.01 जा 144, यहाँ पे देख रहे हैं 6 बचा तो एक और 0 लग गया, तो यहाँ पे एक 0, तो 2 डिजिट तक काफ़ी है। तो ये हमारा हो गया 0.10 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वीडी मिल गया आंसर। देखो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, छोटा छोटा कैलकुलेशन किया जाता है। ये पूरे प्रोसेस में आप लोग को सीखना पड़ेगा। आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके लिए बेहतर होगी। एक हम लोग और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। राइट अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। देखो ये क्या बोल रहा है, रिलेशन बोल रहे हैं, मतलब ये डेरिवेशन निकालने बोल रहे हैं। किसके किसके बीच में, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी हम लोग डिराइव करके लेके आए। हम लोग J इक्वल टू NEVD हम लोग जो डिराइव किए, इसमें एक लाइन अबव क्या था, I इक्वल टू NEVDA, यही था। इसी को हम लोग J किए तो I/A किए, तो यहाँ तक का हम लोग को डेरिवेशन इसमें निकालना है। देखो ये 2013 में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के देगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन रहेगा वही जो NCERT में। NCERT से बाहर कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ये आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पार्ट हम लोग का जैसे कवर होगा वो तुरंत से समझ में आएगा।